नमस्कार दोस्तों। आज पॉलिटिकल पॉइंट शो में कई दिन के बाद मुलाकात हो रही है और इस मुद्दे पर चर्चा इसी शो में की जा सकती थी जिस पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2017, 2019, 2022 तीन चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने लड़े और तीनों में ही बुरी तरीके से विफलता का सामना करना पड़ा। 2017 में उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, जबकि वो खुद मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस जैसी कमजोर पार्टी को साथ लेना ये दर्शाता था कि उनकी राजनीतिक सोच कितनी छोटी और कमजोर है। 2019 के लोकसभा चुनाव आए, उसमें उन्होंने मायावती के पैर पकड़ लिए, गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया कि बहन जी, अगर हम लोग साथ नहीं आए तो बीजेपी हम दोनों को खत्म कर देगी। और 2019 का लोकसभा चुनाव मायावती और अखिलेश यादव ने मिलकर लड़ा, कोई फायदा नहीं हुआ। 2022 का जो विधानसभा चुनाव था वो उन्होंने अकेले लड़ा। पिछली बार से सीटें ज्यादा आई, लेकिन इतनी नहीं आ सकी कि वो सरकार बना सके। अब अखिलेश यादव को यह समझ में नहीं आ रहा है कि 2024 का चुनाव कैसे लड़ा जाए। आखिरकार ऐसी क्या रणनीति बनाई जाए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जाए 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने से। जैसे कि बीजेपी दावा कर रही है कि वो इस बार 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट बनाकर चल रही है। और अगर और उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी प्रदेश की बात अगर मैं छोड़ दूं, तो उत्तर प्रदेश में कम से कम बीजेपी इस बात पर बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें चुनाव में सफलता विस्तार से मिलने जा रही है और हो सकता है कि वो 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत भी लें। इसका उनके पास ठोस आधार है। सरकार की जो जन सेवा संबंधित नीतियां हैं, जो बेनिफिट फंड ट्रांसफर्स की स्कीम है और अन्य योजनाएं, और दूसरे उत्तर प्रदेश में सोने पर सुहागा ये हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ का नाम नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ जाता है और ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। माफियाओं के खिलाफ जिस तरीके से अभियान योगी आदित्यनाथ ने चलाया है, एक के बाद एक सबको सजाएं दिलवा रहे हैं, एक के बाद एक को जेल में ठूसा जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है, इससे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें एक बार फिर उत्तर प्रदेश से ही मिले। 2014 के मुकाबले 2019 में थोड़ी सीटें कम मिली थी बीजेपी को यहाँ पर। हालांकि काफी सीटें मिली थी, लेकिन कुछ सीटें कम मिली थी और इसका सीधा सा प्रभाव ये था कि मायावती 0 से 10 पर पहुंच गई थी। सपा और बसपा का जो कॉम्बिनेशन था वो कुछ ऐसा बना था कि उसमें 5 सीटें अखिलेश यादव को मिल गई थी, 10 मिल गई थी मायावती को, और इस तरीके से बीजेपी की 10-12 सीटें कम हो गई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस बार बीजेपी को लग रहा है कि ऐसा भी नहीं होने जा रहा है। मायावती पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है, लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं, उनका कैडर इधर उधर भागा फिर रहा है, दूसरे दलों में एडजस्ट हो रहा है। कुछ बीजेपी में चले गए थे, बीजेपी से छोड़कर फिर सपा में चले गए और कुछ सीधे सपा में चले गए हैं। कई बड़े नेता ऐसे हैं बसपा के जो इस समय सपा में जा चुके हैं। सतीश चंद्र मिश्रा, जो उनकी क्या कहना चाहिए कि रणनीति बनाया करते थे मायावती की, उनकी रणनीतियां फेल हो चुकी हैं। उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन करके देख लिया, कोई सफलता उन्हें हासिल नहीं हुई। इस तरीके से मायावती को कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि 2024 का चुनाव कैसे लड़ा जाए। वो बैठ के कर रही हैं, मीटिंग कर रही हैं, लेकिन हकीकत बात तो ये है कि जब आप किसी सत्ता से बाहर हो जाते हैं और लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहते हैं तो पार्टी का जो कैडर है, कार्यकर्ता है, वो बिखर जाता है, उसका हौसला टूट जाता है, जैसे कि कांग्रेस के साथ हुआ है, जैसे कि समाजवादी पार्टी के साथ होने लगा था। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा हौसला मिला है कि भाई हम अभी अभी टिके हुए हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुख्य मुकाबला हमसे ही है। अखिलेश यादव भी ये बात समझ गए हैं। अखिलेश यादव ये बात समझ गए हैं कि अब मायावती बेहद कमजोर हो चुकी है, उनके बस का नहीं रहा कि वो मुकाबला कर सकें उत्तर प्रदेश में बीजेपी का। तो उन्हें लग रहा है कि बीजेपी का मुकाबला मुझे ही करना है, तो क्यों ना बसपा के वोट बैंक को ही हथिया लिया जाए। और उन्होंने इसी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो पुराने बसपा नेता हैं, इंद्रजीत सरोज जो 30-32 साल बसपा में रहे, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो लंबे समय तक बसपा में रहे, 2-3 दशक तक, इन जैसे लोगों का समाजवादी पार्टी में आ जाना और अखिलेश यादव को घेर लेना ये दर्शाता है कि साहब आने वाले समय के लिए जो रणनीति है समाजवादी पार्टी की, वो बसपा के नेता ही तय करने वाले हैं जो सपा में आ चुके हैं।
अब देखिए, कल रायबरेली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रायबरेली में जो काशीराम विश्वविद्यालय है, सॉरी, काशीराम महाविद्यालय है, उसमें एक जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया वहां पर, काशीराम की। और वहां पर अखिलेश यादव ने दावा किया काशीराम की विरासत पर। उन्होंने वहां पर बातचीत में ये भी कहा, भाषण में अपने ये भी कहा कि स्वर्गीय काशीराम जो है वो पहले कई चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन लोकसभा में उन्हें सबसे पहले पुचवाया था मुलायम सिंह यादव ने 1991 में, और इटावा से उन्हें अपना समर्थन दिया था और उसके बाद वो जीतकर वहां पहुंचे थे। काशीराम महाविद्यालय में जो ये सभा हुई जिसके आप दृश्य देख रहे हैं, इसमें सभी बसपा नेताओं को मंच पर तवज्जो दी गई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य, मनोज पांडे, ये दो ऐसे नेता हैं बसपा के जो पहले बसपा में हुआ करते थे, फिर सपा में आ गए। दोनों में कभी नहीं बनती थी, 36 का आंकड़ा रहा, लेकिन अखिलेश यादव ने दोनों को बराबर की तवज्जो दी और दोनों उनके साथ मंच पर नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि हम सामाजिक न्याय के लिए दलित समाज को साथ लेना चाहते हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज में सेंध लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सेंध नहीं लगा रहे हैं, इनको बांधने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, अखिलेश ने, कि लोहिया, अंबेडकर और काशीराम की विचारधारा एक समान थी, यानी वंचितों का उत्थान करना। और उन्होंने कहा कि जब मैं कन्नौज से लड़ा था पहला चुनाव अपना, तो मुझे हराने के लिए बसपा ने अपना प्रत्याशी उतारा था। तो ऐसे में वंचितों की और दबे हुए जो वर्ग है उसकी किस तरीके से आप पैरवी कर सकते हैं जब आप दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस रायबरेली में जो ये कार्यक्रम था, मैं आपको बता दूं कि इसका आयोजन स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया था। आप देख रहे होंगे यहाँ पर अखिलेश के साथ ये जो लाइनिंग वाली जैकेट पहने हुए नजर आ रहे हैं, एक समय मायावती के बहुत करीबी थे। और इन्होंने भी ये कहा कि अंबेडकर काशीराम की नीतियों से बसपा भटक गई थी, इसलिए आज एक भी सीट के लिए तरस गई है। आप सब जानते होंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती को, यानी कि बसपा को, केवल एक विधायक उत्तर प्रदेश से मिला था। और इसी बात का जो है मौर्य ने अपने भाषण में बात कही। देखिए, इस तमाम प्रकरण के बीच जब ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव मायावती की विरासत पर, काशीराम की विरासत पर हमला बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मायावती के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उनके भाई के बेटे, उनका कुछ ट्वीट्स आए इसमें। अभी आकाश की हाल ही में शादी भी हुई है, और उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव यदि काशीराम की प्रतिमा के अनावरण के साथ उनकी विचारधारा को भी अपनाते तो बेहतर होता। उन्होंने कुछ ट्वीट किए और उसमें कहा कि उन्होंने कहा कि काशीराम के नाम पर रखे गए जिले काशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज अखिलेश यादव ने ही किया था, समाजवादी पार्टी नहीं किया था। पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़, ज्योतिबा फुले नगर का नाम अमरोहा, छत्रपति साहूजी महाराज नगर का नाम बदलकर गौरीगंज, माता रमाबाई नगर का नाम बदलकर कानपुर देहात, प्रबुद्ध नगर का नाम बदलकर शामली, महामाया नगर का नाम बदलकर हाथरस। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने ही तो किया था। अखिलेश यादव कैसे दावा कर रहे हैं कि वो काशीराम की विरासत को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक बड़ा प्रहार आकाश आनंद ने उन पे किया जरूर है, लेकिन इसका कुछ प्रभाव मुझे पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी ने एक बड़ा अभियान इसके प्रतिपक्ष में एक छेड़ने का फैसला किया है। आपको ध्यान होगा कि एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस प्रकरण हुआ था उत्तर प्रदेश में 2 जून 1995 को, जब मायावती और भाजपा एक साथ आ रहे थे। इनकी संयुक्त बैठक लखनऊ में गेस्ट हाउस में चल रही थी और सपा के विधायकों और नेताओं ने वहां पर हमला बोल दिया था और मायावती की जान बड़ी मुश्किल से बची थी। मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बीजेपी के एमएलए थे, उन्होंने मायावती को अपनी जान पर खेल कर बचाया था। और इसी वजह से कभी भी ब्रह्मदत्त द्विवेदी के प्रति मायावती के मन में कोई विद्वेष नहीं रहा। उनका बड़ा हत्याकांड हुआ था, आप सब जानते हैं कि माफिया वार में उनकी मौत हो गई थी। तो उस समय बसपा और भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई थी, ये उस समय की बात थी। और उस गेस्ट हाउस प्रकरण को लेकर अब बीजेपी ने एक बड़ा प्रचार अभियान चलाने का फैसला किया है। बीजेपी ने तय किया है कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है, तो एक 20 दिन का अभियान चला जाएगा, यानी कि 5 मई तक। और उसमें ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, जो काशीराम की विरासत अपने पास समेटना चाहते हैं और अंबेडकर की विरासत के जरिए दलित वोट बैंक को हथियाना चाहते हैं, उनकी दलितों के बारे में क्या विचारधारा रही है, मायावती पर किस तरीके से जानलेवा हमला किया गया था और उन्हें बचाया किसने था, भाजपा के नेताओं ने। तो यानी कि पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश की बिल्कुल दिलचस्प मोड़ में जा रही है। इसमें योगी आदित्यनाथ को कुछ नहीं करना है, योगी आदित्यनाथ को केवल बैठना है, माफियाओं के खिलाफ अपना काम करना है। लेकिन मायावती, अखिलेश यादव, समाजवादी, बसपा, इन सब के बीच में एक द्वंद्व शुरू हो चुका है। मायावती को अपना वोट बैंक, दलित वोट बैंक जो खिसकता हुआ नजर आ रहा है, उसे थाम कर रखना है।
वो अगर अखिलेश यादव से बचाने की कोशिश कर रही हैं तो बीजेपी की तरफ जा रहा है, बीजेपी से बचाने की कोशिश कर रही हैं तो उनका कैडर जो है वो सारा का सारा सपा की तरफ भाग रहा है। तो मायावती के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है अपने सर्वाइवल का, अपने आप को सर्वाइव करने का। देखते हैं अखिलेश यादव की ये मुहिम कितनी रंग ला पाती है। हालांकि अखिलेश यादव की ये मुहिम रंग ला पाएगी इस पर मुझे डाउट है, लेकिन आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति 2024 के लोकसभा चुनाव तक बहुत दिलचस्प रहने जा रही है। इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी और हमारा जो इस चैनल का पॉलिटिकल पॉइंट शो है उसमें इसी तरह के वीडियो आते हैं। अंदर की बात, राजनीतिक द्वंद्व, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं और एक्सक्लूसिवली कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर देरी किस बात की है भाई, तुरंत कर लीजिए। कर्नाटक के चुनावों का भी सिलसिला इस चैनल पर हो चुका है शुरू वीडियो आने का, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। फिर होती है आपसे मुलाकात। नमस्कार।